नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पांडे सर स्टडी 809 यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। देखिए, सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और उसने भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग को प्रशस्त किया, एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने भी सहयोग किया। इस यात्रा में वास्को डी गामा की सहायता किसके द्वारा की गई? भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद के द्वारा। इसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1505 ईस्वी में कौन? फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। आदित्य की जगह आदिल लिखा है इधर, इसको आदित्य पढ़ा जाए। इसने 1510 में, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को भी जीता। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। ये अक्सर पूछ भी लेता है। पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई? तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। तो पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की वो कोचीन में स्थापित की। और दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी सन थोमे। और पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचा। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया? डच लोग आए। और जो जिनमें पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन, ये 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। तो डचों ने अपनी भारत में पहले ही व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। और डचों की दूसरी जो व्यापारिक कोठी थी वो पुलिकट में स्थापित हुई, जहाँ पर इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को भी ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र भी बनाया। इसके बाद हम डचों ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी भी रखे। डचों के द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी भी रखे। अब हम कुछ कंपनियां जो भारत में आई, जो विदेशी कंपनियां भारत में आई, उनके बारे में, उनका नाम और उनके स्थापना वर्ष के बारे में देखेंगे। तो देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। इसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्वीडन की थी, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। तो ये प्रमुख कंपनियां और उनके स्थापना वर्ष आप चाहें तो नोट भी कर सकते वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन, यहाँ डच है, इसको बाय मिस्टेक हो गया। डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन है वो 1759 ईस्वी को अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच जो बेदरा का युद्ध हुआ उसके दौरान हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने? 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। कंपनी का जो पहला गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कौन था? पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन कौन था? हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। तो ये पहला जो मुगल दरबार में जाने वाला अंग्रेज़ था वो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला जो अंग्रेज़ी जहाज़ था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ी जहाज़ रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज़ी जहाज़ था वो कौन था? उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व में समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। इसके बाद जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। यहाँ फिर दोबारा हमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था। पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने जो अपना पहला व्यापारिक कोठी था वो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया गया। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया और सबसे पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। तो पहला 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स ने सर टॉमस रो को अपना पहला राजदूत बनाकर, ये चूँकि सर टॉमस रो सबसे प्रथम यहाँ आए थे और 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स के द्वारा इनको अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा और टॉमस रो जहांगीर और खुर्रम शाहजहाँ से अंग्रेज़ों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में भी सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज़ सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का भी निर्माण किया। 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ जिसने फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण भी किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। दहेज के रूप में
पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या प्रदान किया? बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके बम्बई को बना लिया। 1687 ईस्वी में जो पश्चिमी तट का मुख्यालय था अंग्रेज़ों का, वो उन्होंने सूरत से हटाकर बम्बई को बना लिया। इसके बाद हमें यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है, गेराल्ड अंगियर 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर भी था। गेराल्ड अंगियार 1669 से 1677 तक रहा। ये सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर भी था। बम्बई शहर की स्थापना भी इसी ने की थी। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक अनुमति दी। बंगाल के जो शासक थे शाह शुजा, इन्होंने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान भी कहते हैं। यानी बंगाल के जो शासक थे शाह शुजा, इन्होंने 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी और इस अनुमति को निशान भी कहते हैं। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीगढ़ और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण भी किया। यानी 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीगढ़ और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट भी हुए। चार्ल्स जो है फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता या कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। तो कोलकाता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई? जॉर्ज चारनॉक के द्वारा। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। भारत में जो फ्रांसीसियों की पहली कोठी है वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित करी गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के जो निदेशक थे फ्रैंकविस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी को पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया शेर खां लोधी से, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। आज हम जैसे पांडिचेरी के नाम से जानते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746-48 में, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था और 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त भी हो गया। यानी ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ वो एला सापल की संधि के द्वारा हुआ और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ वो 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसकी हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुआ, इसके साथ ही युद्ध विराम भी हुआ। कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। जो कि 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया।
पेरिस की संधि जैसी हुई तो यह युद्ध समाप्त हो गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से भी छीन लिया। तो 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। और 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा भी दिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। यानी कुछ ऐसे प्रदेश थे कि जो ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो आज हमने भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में देखा और कब किस कंपनी की स्थापना हुई इसके बारे में भी हमने देखा। धन्यवाद।